जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत चैप्टर 12 देखेंगे, जिसमें हम लोग को मौर्य काल में विदेशी जो आक्रमण हुए हैं उनके बारे में, और वो चार हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग को देखना है। ठीक है। देखिए, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो आक्रमण हुए हैं उनको पूरा सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है। ये जो विदेशी आक्रमण है ना, देखिए जैसे कि ये पहला इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जो आक्रमण है ये सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मिनट, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। देखिए, इंडो ग्रीक ये सबसे पहला विदेशी आक्रमण आक्रमण होता है मौर्योत्तर काल में। ठीक है। उसके बाद से होता है शक वंश, उसके बाद से होता है पहलव वंश, उसके बाद से होता है कुषाण वंश। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है इसमें? इंडो, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है। इंडो, शक, पहलव, कुषाण। ठीक। उस समय मौर्योत्तर काल के लोग जो हैं उस समय थोड़ा सा फिलोसोफर थे, तो वो लोगों ने आ, इस तरीके से लिखा है इसके लिए कि इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते। ठीक है, इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते। इसको याद रखना है। कौन कहते हैं? मौर्योत्तर काल के लोग। ठीक है। यानी कि ई से आ गया, ये जो ई है, ई से आ गया इंडो, इंडो ग्रीक। देखिए, ये जो ट्रिक है ना, मौर्योत्तर काल के लोग कहते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्या है, ये जो ट्रिक है, इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते। लेकिन कब और कहाँ ये हम लोगों को नहीं पता है। तो ये क्या है, हम लोगों को जब जुड़ा रहेगा ना, मौर्योत्तर काल से जब जुड़ा रहेगा तब हम लोग को ये समझ में आएगा कि ये जो ट्रिक है वो मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग को ये याद रखना है। ठीक है। तो एक कहानी के तरीके से याद रखिए कि मौर्योत्तर काल के लोग क्या कहते हैं, इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते। ठीक है। ये किसी के विरोध में नहीं है, बस एक ट्रिक बना हुआ है, और अच्छा ट्रिक है। देखिए क्या है कि ई से जो आता है वो इंडो ग्रीक। ठीक है। और जो शक से आता है ये शक वंश। यानी कि ई आया है तो पहले इंडो ग्रीक, फिर शक आ रहा है तो शक वंश, उसके बाद से पहलवान यानी ये पहलव, तो ये पहलव वंश आ गया। ठीक है। उसके बाद से कुछ आता है, मतलब कु से कुषाण वंश। तो याद रहेगा ना, जब मौर्योत्तर काल में आप लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो याद रखें कि मौर्योत्तर काल के लोग क्या कहते हैं, इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ट्रिक है, बहुत मुश्किल से बना है ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है इंडो ग्रीक। ठीक है। इंडो ग्रीक को हम लोग ये हिंद यूनानी भी कहते हैं। तो इनके द्वारा जो आक्रमण हुआ उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग को बस देखना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक छोटा सा ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ रहता है। ठीक है। लेकिन किसी चैप्टर में किसको पढ़ना और किसको छोड़ देना है, तो छोड़ने का जो ट्रिक है ना, मतलब एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे पहला आक्रमण जो होगा वो किसका होगा? हिंद यूनानी। सबसे पहला प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से। देखिए, जैसे मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आपको इसी तरीके से आएगा। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। फिर किसी में आ जाएगा पहलव, कुषाण, शक, इंडो ग्रीक। तो ये जो है ना, इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, और सीक्वेंस में याद रखने के लिए आप इसी को याद रखिएगा। ठीक है। इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते, ये आप अगर याद है आपको तो आप पूरा सीक्वेंस में बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा कि मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ किसके द्वारा किया गया? तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। और ये लोग क्या थे? ये बैक्ट्रिया के शासक थे। ठीक है। ये सब अपना जो भी मतलब भारत के बाहर से हैं। ठीक है। कोई मध्य एशिया से, कोई ये पूरा जो अपना ईरान इधर का जो क्षेत्र है ना, पूरा समझ लो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, इधर से बंदे हैं ये लोग। तो यहाँ का जो शासक है ये है डिमिट्रियस। ठीक है। ये डेमेट्रियस जो है ये सबसे पहले भारत में आक्रमण करता है। कब करता है? मौर्योत्तर काल में करता है। ठीक है। याद रखना है कब किया था ये 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय
ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, ये पंजाब का अपना जो क्षेत्र है, ये सिंध का बहुत बड़ा भाग है, ये सब पे अधिकार कर लेता है। और जो साकल है, साकल को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, इसमें पॉइंट रखा हूं मैं, मतलब एकदम थोड़ा सा याद करेंगे। ठीक है, आप एक तरीके से पहला यहाँ पे लॉजिक है कि जैसे आप किसको छोड़ देंगे और किसको याद रखेंगे। जैसे एग्जामिनर भी ऐसा सोचते ही होंगे मेरे हिसाब से, और कुछ लोग तो जान रहे हैं, जो लोग जैसे कई कई प्रश्न आता है ना कि ऐसा प्रश्न है कि हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछा कहाँ से गया है। तो अगर ऐसे अगर कोई एग्जामिनर रहे तो हम उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ तक है कि अगर किसी चैप्टर में, ठीक है, आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो शासक है उसके बारे में, उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चैप्टर है, तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि उसी चैप्टर का वो जो व्यक्ति जो है, वो जो जो शासक है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी का जितना टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा जो एग्जामिनर होता है, वो भी आप खुद भी एग्जामिनर बन करके सोचेंगे तो जो महत्वपूर्ण कोई भी शासक है तो उसके बारे में आप खुद भी पूछना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसा ही है कि आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे शासक लगता है, या कोई ऐसा आक्रमण जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि ये जो डेमेट्रियस है ये सबसे पहले आक्रमण करता है, और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का जो प्रांत है उसको वो कब्जा कर लेता है, और जो साकल को जो है वो अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पहला पॉइंट बस इतना याद रखना है। अगर आप कुछ भूल गए तो बस इतना याद रखना कि जो डेमेट्रियस है हिंद यूनानी शासक, या फिर इंडो ग्रीक शासक, तो ये जो है ना, ये डेमेट्रियस है, ये सबसे पहले शासक करता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक जो विख्यात होता है मिनांडर। मिनांडर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में, मरुत्तर काल में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो है, ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आता है, और समय उससे एक तरीके से क्या आक्रमण करता है। ठीक है, उससे युद्ध करता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग शासक, सबसे शुरुआत में हम लोग पढ़े थे मरुत्तर काल में। उससे वो लड़ता है लेकिन हार जाता है। हारने के बाद से उसको ज्ञान आता है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा अच्छा एक धर्म भी है, तो आगे चल करके फिर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे हिंद यूनानी शासक कौन है? यहाँ पे हिंद यूनानी शासक जो है सबसे विख्यात है ना, मिनांडर। तो ये मिनांडर जो व्यक्ति है ना, इससे जो रिलेटेड जो चीजें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका उसका इम्पोर्टेंस कैसे समझेंगे, कैसे सोचेंगे, उसको मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो मिनांडर है वो सबसे पहले तो हिंद यूनानी शासकों का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत। दूसरा ये क्या होता है कि ये भी जो अपना जो राजधानी बनाता है वो साकल बनाता है। ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में सियालकोट कहते हैं। ठीक है, इसको अपना राजधानी बनाता है, ये तो ठीक है इसके बारे में। तो इसका मेन मुख्य पॉइंट क्या है जो इसको थोड़ा सा प्रभावशाली बना रहा है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है। पहला तो ये कि यूनानी शासकों, जो हिंद यूनानी शासक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला। दूसरा, ये जो पुष्यमित्र शुंग से जब आक्रमण करता है, वो तो करता ही है, हार भी जाता है, लेकिन उसके बाद से बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आकर के वो घुल मिल जाता है वो शासक। और वो शासक कैसा है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एक तरीके से विख्यात शासक है, यूनानी शासक है। उसके बाद भी वो ऐसा काम किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है मिनांडर। मिनांडर जो है वो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है, और उसके बाद से फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या रखना है, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। देखिए, मिनांडर जो है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखेंगे। मिनांडर जो है वो नागसेन या फिर नागार्जुन, ठीक है, वही बात है। तो नागार्जुन से यहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो शिक्षा लेता है, और एक
ये जो मिलिंद पन्नो जो है ना, मिलिंद पन्नो, इसको आप याद रखेंगे। जो पन्नो जो है, मिलिंद पन्नो, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इन दोनों का जो एक तरीके से जो मीनांडर है, वो किसी चीज को लेकर के प्रश्न कर रहा है, तो नागार्जुन जो है वो उसको आंसर दे रहे हैं। तो इनका जो ये बातचीत है ना, इसी को पुस्तक के रूप में लिखा गया है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, मिलिंद पन्नो, ठीक है। या फिर मिलिंद के प्रश्न, ऐसे भी, या फिर मिलिंद प्रश्न। तो आपको याद रहेगा, मिलिंद पन्नो मतलब मीनांडर और नागार्जुन के बीच में बातचीत। यहाँ से प्रश्न आता है कि मिलिंद पन्नो निम्नलिखित में से, देखिए कितना प्रश्न बनेगा ना। ये पहला ये है कि मिलिंद पन्नो जो है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से काल में ये पुस्तक जो है संग्रहित की गई, ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मिलिंद पन्नो जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तीसरा बन सकता है मिलिंद पन्नो कौन से धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्नो में ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन निम्नलिखित में से कौन से हैं, या फिर किनके बारे में है, किनकी बातचीत है। तो ये दो लोग हैं, कौन है, मीनांडर और नागार्जुन। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे इसमें, ठीक है। जो मिलिंद पन्नो है वो मीनांडर और नागार्जुन के बीच का जो प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है मिलिंद पन्नो में, ठीक है। चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो भारत में ना सबसे पहले हिंदू यूनानी जो हैं वो सोने के सिक्के जारी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोने के सिक्के जारी करते हैं, कौन करेंगे, हिंद यूनानी भारत में आकर के सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद से ये चौथा पॉइंट याद हो गया। उसके बाद से गांधार कला हम लोग ये कलम संस्कृति में देखेंगे। ये कहीं ना कहीं जो हिंद यूनानी है ना, इन्हीं का हमारे ये पश्चिमोत्तर भारत में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये गांधार कला का जो देखे होंगे, मूर्ति वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, संस्कृति वाले चैप्टर में। संस्कृति जब हम लोग कलम संस्कृति देखेंगे उस समय। तो जो गांधार कला है ना, वो इन्हीं का एक तरीके से देन है, कौन, हिंद यूनानियों का। तो यहाँ पे हिंद यूनानी शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चला, यानी कि कहीं ना कहीं अब हिंद यूनानी आए तो अपना जो भी संस्कृति है उनके साथ आता है, ठीक है। वो लोग अपना रहन सहन, फिर उनसे वहाँ के जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, तो इस तरीके से उनका एक प्राचीन कला वो लोग ले करके आए। वो प्राचीन कला जो है उसका जो नाम है यहाँ पे हेलेनिट्स, हेलेनिट्स आर्ट्स, ठीक है। हेलेनिट्स निस्टिक आर्ट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे उच्चारण में। हेलेनिस्टिक आर्ट, क्या, हेलेनिस्टिक आर्ट। तो इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि देखिए ये लोग क्या है, बाहर के हैं, यूनानी शासक है, तो उनका जो नाम वगैरह रहेगा उन्हीं के हिसाब से रहेगा। हम लोग इंडियन है तो हमारा नाम सिंपल तरीके से हम लोगों को सिंपल लगेगा। तो इस तरीके से इनका जो है हेलेनिस्टिक आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो किससे संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न आता है, तो आप याद रखेंगे गांधार कला से संबंधित है। और ये जो है यूनानियों का, हिंद यूनानियों का एक तरीके से प्रचलन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उन्हीं का एक तरीके से जो संस्कृति है, कला है। तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट को, पांचवें पॉइंट को। उसके बाद से देखिए यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया यहाँ पे, यानी कि जो भारतीय नाट्य में आप देखे होंगे ना, ये जो पर्दा इस तरीके से जो खुलता है वो भी इन्हीं का देन है, ठीक है। तो देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से उसी तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानी के बारे में आप जो दो चार पॉइंट है उसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोग जब तक उसको अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, तो मेरा कोशिश ये है कि आपका ये जो वीडियो समाप्त हो उसके बाद से आपको मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण है, कौन आक्रमण किया, क्या जो जो हम लोग पढ़े हैं वो बस आपको याद रहना चाहिए। और नोट्स बनाते समय आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मैं बस इतना लिखूंगा नोट्स में, समझ में आ जाएगा, मेरा नोट्स तैयार हो गया। तो ये इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, वो तो सीक्वेंस तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद से डेमेट्रियस जो होता है
वो हिंद यूनानी शासक है, वो सबसे पहले भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है। और जो साकल है, साकल को अपनी राजधानी बनाता है, उसमें अपना ये अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद से मिनांडर आता है। जो मिनांडर है वो हिंद यूनानी का सबसे विख्यात शासक है। वो जो है पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है। हारने के बाद से नागार्जुन जो हैं बौद्ध धर्म के, यहाँ पे बौद्ध धर्म के एक तरीके से शिक्षक हम लोग उनको बोल सकते हैं, उनके द्वारा फिर वो शिक्षा लेता है बौद्ध धर्म का और फिर बौद्ध धर्म यहाँ पे अपना लेता है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लेता है और साथ ही इनका जो एक तरीके से बातचीत होता है नागार्जुन और मिनांडर के बीच में, वही एक पुस्तक निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं मिलिंद पन्नो, ठीक है। तो इनका जो बातचीत का जो उसमें एक तरीके से लिखा गया है, उसका संग्रह किया गया है। जो मिनांडर कुछ पूछ रहा है, नागार्जुन उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो इस तरीके से एक जो पुस्तक है वो मिलिंद पन्नो के नाम से ये होता है, ये एक याद रखना है। उसके बाद से जो हिंद यूनानी शासक हैं वो सोने के सिक्के यहाँ पे जारी करते हैं सबसे पहले, ये याद रखना है। उसके बाद से यहाँ पे हेलेनिस्टिक, ये हेलेनिस्टिक जो आर्ट है वो गांधार कला से संबंधित है, और जो हेलेनिस्टिक आर्ट है वो हिंद यूनानियों के द्वारा दिया गया है, समझिए, ठीक है। ये कला यूनानियों के द्वारा ही, जो नाट्यशाला में जो पर्दा का प्रचलन है ये भी यूनानियों का ही एक तरीके से देन है भारत में, ठीक है। उसी को हम लोग और यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यूनानियों के द्वारा क्या क्या और मिला हम लोगों को उनके संपर्क में आने से या उनके आने से। यहाँ पे देखिए ज्योतिष वगैरह जो है यूनानियों को, ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज था, तो वो चीज़ हम लोगों को मिला। नक्षत्र वगैरह देखना, ये भविष्य बताने की कला वगैरह, ये सब यूनानियों से मिला हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सिक्के बनाने की कला में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा, उसमें भी अलग अलग तरीके का, ठीक है। यूनानी को यहाँ पे यूनानियों ने है ना, ये सर्वप्रथम इन लोगों ने सोने के लिखित सिक्के, यानी कि सोने के ऊपर भी ऐसे लिख करके जो सिक्का, इसमें बहुत सारा चित्र वगैरह कुछ लिखा हुआ, नाम वगैरह, ये जो चीज है ना, ये भी यूनानियों के द्वारा सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे प्रचलित हुआ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि एक तरफ जो होगा राजा, राजा वगैरह, जो भी राजा रहेगा उसका, और दूसरी तरफ जैसे देवता वगैरह कुछ भी अन्य चिन्हों का आकृति वगैरह रहेगा। तो ये जो चीज, ये जो देन है यूनानियों का देन है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यूनानियों पर भी भारत का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भारतीय धर्म को देखिए, इसमें से एक है ये हेलियोडोरस, ठीक है। जो हेलियोडोरस है ना, ये एक राजदूत है। ये राजदूत जो है वो भागवत धर्म को ग्रहण करता है। ये ये हेलियोडोरस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो शुंग शासक जो है ना, शुंग शासक यहाँ पे भागभद्र, ये जो होता है ये विदिशा में उस समय स्थित रहता है, और उसी के दरबार में फिर ये जो राजदूत है ना, ये हेलियोडोरस, ये हेलियोडोरस किसके दरबार में आता है, भागभद्र के दरबार में आता है। भागभद्र कौन है, शुंग शासक है, तो उसके दरबार में आता है, विदिशा में रहता है ये। और वहीं से, और ये हम लोग जान रहे हैं ना, ये जितने शुंग शासक है, सातवाहन है, ठीक है, हम लोग जिसमें ये पूरा मौर्योत्तर काल में जो देखे हम लोग उसको क्या एक तरीके से ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। तो वो लोग वो हम लोग स्टोरी भी उसमें देखे थे कि क्या होता है, लोग भागवत धर्म, मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म को कम, बाकी सभी धर्मों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो भागवत धर्म वो लोग उस चीज को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो वहां से जो ये राजदूत आता है, ये राजदूत जो है वो शुंग के शासन काल में, ये शुंग शासक जो रहते हैं उनके दरबार में आता है। और कौन है वो, ये है भागभद्र, ठीक है। तो इसके दरबार में आता है राजदूत बन के, कौन, ये हेलियोडोरस। तो जो हेलियोडोरस है वो यहाँ पे रहता है, रहने के बाद से भागवत धर्म ग्रहण करता है, भागवत धर्म को अपना लेता है, ठीक है। उसके बाद से भागवत धर्म को ये पता कैसे चलता है, वो एक यहाँ पे गरुड़ स्तंभ, ये गरुड़ स्तंभ भी ये जो है ना, ये हेलियोडोरस के द्वारा है इसका, उसी पे उसका सारा चीज, वहाँ पे जो भी उसका कहानी है वो वहाँ पे मिलता है। तो जो गरुड़ स्तंभ है उसको याद रखेंगे, वो हेलियोडोरस जो है राजदूत है, किसके राजदूत, ये किसके दरबार में है, ये भागभद्र,
सुंग शासक के दरबार में, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि जो हेलियोडोरस है ना, वो स्वयं को भागवत धर्म एक तरीके से खुद से मतलब उसको अपना लेता है उस धर्म को। तो यहाँ से पता चलता है गरुड़ स्तंभ से। तो गरुड़ स्तंभ में ये चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद से मीनांडर जो है वही बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है यहाँ पे। ये जो है ये हिंदुस्तानियों से मिला है। उसके बाद से तपस्या और योग वगैरह भी जो है यूनानी यहाँ से सीख करके जाते हैं, ठीक है। तो इंडो ग्रीक के अंतर्गत हम लोग जितना जान गए उतना ही बस याद रखना, ठीक है। जितना पॉइंट मैं बताया आपको बस उतना ही याद रखिएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। अब हम लोग देखेंगे शक वंश, ठीक है। ये क्या है? ये अगले इंडो ग्रीक के बाद से आने वाले दूसरे विदेशी आक्रमणकारी जो हमारे भारत में आते हैं आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो इनका जो प्रथम जो राजा रहता है वो मो रहता है, मो, ठीक है, उसका नाम है मो। तो ये जो रहते हैं ना, ये मध्य एशिया की निवासी रहते हैं और ये लोग अपना जो चारागाह वगैरह इन ये अब उस समय के उनका जो है ज्यादातर पशु वगैरह ये सब चीजों से सारा चीज चलता था। तो वो चारागाह के लिए आते हैं, किधर आते हैं? हमारे भारत में। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर धीरे धीरे वो लोग रहने लगते हैं। उसके बाद से ये सब कहानी चलता है ना। यानी कि आक्रमण करना, दूसरे राजाओं पे आक्रमण करना, फिर उसका भी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है। तो ये जो है जो शक वंश है वो मध्य एशिया के निवासी थे, वहां से ये लोग भारत में आए थे। और ये शक राजाओं को इनके भाषा में क्षत्रप कहते हैं, ठीक है, क्षत्रप। और भारत में ये लोग भारत में आते हैं और ये 5 जगह पे ये लोग बसते हैं, यानी कि 5 स्थान पे ये लोग रहते हैं। इनका स्थान क्या क्या है? कांधार है, तक्षशिला है, मथुरा है, उज्जैन है, नासिक है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कांधार जो है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, छोड़ देंगे उसको। तक्षशिला में बस एक पॉइंट बस आपको याद रखना है कि देखिए ये जो 5 जो है ना, ये मान के चलिए कि ये शक वंश का 5 प्रांत हो गया, ठीक है, अलग अलग। और सभी के अलग अलग शासक हैं, ठीक है, सभी में अलग अलग जगह पे शासन कर रहे हैं। तो ये जो तक्षशिला का जो शासक है ना, यहाँ पे जो है ये जो शाखा का ये शासक जो है यहाँ पे है ये एंजेलिसेस, ठीक है, एजलिसेस, ठीक है। एजलिसेस जो है ये जो है अपना जो सिक्का है उस सिक्के पे लक्ष्मी का चित्र बनाता है। भारतीय देवी जो लक्ष्मी है उनका वो चित्र वहां पे बनाता है। तो इसका जो सिक्का है उस सिक्के से हम लोग को ये चीज पता चलता है। तो याद रखेंगे कि जो शक वंश है, शक वंश के अंतर्गत जो तक्षशिला का शासक एंजेली सेज जो है वो है, उसके सिक्के पे देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बस एक पॉइंट यहाँ से अभी इतना याद रखिए, आगे मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला का जो शासक है, कौन शासक है यहाँ पे? एजेली सेज, ठीक है। का जो सिक्का है उसमें देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। तो देवी लक्ष्मी का चित्र कौन से शासक कौन से निम्नलिखित में से कौन से शासक का सिक्के में मिलता है? तो आपको याद रखना है शक शासक ऑप्शन में आता है, या फिर आता है कि ये एंजेलिस सेज, ठीक है। एंजेलिस सेज जो है ये जो शासक है इसके अंतर्गत, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि शक वंश के कौन से शाखा के अंतर्गत? तो तक्षशिला, ठीक है, याद रखेंगे तक्षशिला। आगे देखते हैं मथुरा के शक शासक लोगों ने क्या क्या किया, उसको देखते हैं अब यहाँ। देखिए 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे शक शासक को पराजित कौन करता है? यहाँ पे ये उज्जैन का एक स्थानीय राजा रहता है वो। उसके बाद से वो उसको पराजित कर देता है, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा एक उपाधि देता है विक्रमादित्य का। तो यहाँ पे विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लेता है ये। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की भी शुरुआत करता है ये। तो ये कैलेंडर तो ठीक है, आगे हम लोग एक और कैलेंडर के बारे में जब पढ़ेंगे उसको आप ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है।
देखिए नासिक के शक शासक। अब नासिक के शक शासक यहाँ पे इनका क्या काम है, यहाँ पे देखते हैं। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध जो शासक है नहपान, ठीक है। नहपान जो है हम लोग ये गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी कि ये जो सातवाहन शासक है, हम लोग मौर्योत्तर काल जो अभी पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे जो सातवाहन जो साम्राज्य आता है, सातवाहन जो शासक जो रहते हैं उसमें से एक रहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके शासन काल में जो नहपान है वो इस पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। उस समय फिर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उस समय उसको क्या करता है, नहपान को पराजित कर देता है। तो जो नहपान है वो कौन है, वो यहाँ पे शक शासक है। और जो शक शासक ये नहपान जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, कौन से शाखा के लिए, नासिक, नासिक शाखा का ये बहुत प्रसिद्ध जो शासक है नहपान। तो ये नहपान को याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि जो ये सातवाहन जो शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये इसको हराता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से सिक्का जो बनवाता है उस सिक्का में भी उसका जो चित्र एक तरफ अपना चित्र रखता है, एक तरफ नहपान का चित्र रखता है। और वहां पे उसको झुका हुआ तरीके से दिखाता है, मतलब अपने अपने जीत को एक तरीके से मिसाल कायम करने के लिए ये बनाता है। उसके अलावा जोगल थम्बी करके उसका ये जो जोगल थम्बी है ये यहाँ पे भी उसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। जोगल थम्बी में भी इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी का यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि जो नापान से युद्ध हुआ था उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी जीत गया था, ठीक है। वहां पे जो सिक्का है उन सिक्कों में ही ये जो सिक्का मैं बताया ना उसमें एक तरफ क्या है, नापान को इस तरीके से झुकाया हुआ जिस तरीके से भी होगा उसमें, और एक तरीके से एक तरफ जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी रहता है। तो यहाँ पे उसको याद रखेंगे। तो जोगल थम्बी में वहाँ पे जो सिक्का वगैरह जो मिला है उससे यहाँ पे पता चला ये बात। तो जोगल थम्बी थम्बी से मिले सिक्के के अनुसार निम्नलिखित में से किन शासकों के बीच में युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे याद रखेंगे। इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है, एक जो है शक शासक था और दूसरा था यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो सातवाहन वंश के अंतर्गत और ये शक शासकों के बीच में हुआ था। और ये कहाँ थे ये नासिक का शक शासक है ना नहपान जो है, न से आ रहा है नासिक और न से आ रहा है नहपान, तो याद रखेंगे आप इसको। उसके बाद से आता है उज्जैन के शक शासक, ठीक है। उज्जैन, ये जो उज्जैन का जो शक शासक है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ का सबसे प्रतापी शासक जो है उज्जैन का ये रुद्रदामन है, ठीक है। रुद्रदामन के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखे, क्यों याद रखेंगे देखेंगे आगे हम लोग, देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से ये पता चलता है कि जो ये जो रुद्रदामन है ना इसको संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो एक तरीके से संस्कृत प्रेमी था। तो वहां पे जो ये जूनागढ़ अभिलेख जो मिला हुआ है ना वो पूरा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये प्रथम अभिलेख है। तो ये जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, याद रखेंगे रुद्रदामन से संबंधित है। ये उज्जैन शक शासक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, जो शक शासक है उन्हीं का जो चार भागों में जो बटा हुआ है, जो क्षेत्र बटा हुआ है उसी क्षेत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से ये लास्ट है उज्जैन। तो उज्जैन के अंतर्गत जो शासक है उसका नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में जो गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से पता चलता है कि वो पूरा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और वो प्रथम अभिलेख है। तो ये पहला चीज याद रखेंगे, ठीक है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है, हम लोग पहले भी देखे थे गुजरात का जो लोकेशन मैं आपको बताया था। देखिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पॉलिटी का पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। पूरा एम लक्ष्मीकांत का बहुत अच्छे से उसमें कवर है, सब चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस आपको पिछला वीडियो जो है इससे पिछला जो मौर्योत्तर काल है जिसमें जिसके बारे में बार बार रेफरेंस लेकर के आपको बता रहा हूँ वहाँ मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पे वर्णन है कि ये चंद्रगुप्त के द्वारा बनवाया जाता है, लेकिन
उसका जो पुनर्निर्माण है, यानी कि उसको फिर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करने का जो प्रयास करता है वो रुद्रदामन करता है। तो यहाँ पे रुद्रदामन के द्वारा ये जो काम है उसको याद रखेंगे। पहला तो संस्कृत प्रेमी है, तो इसमें इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक शासक जो है वो संस्कृत प्रेमी है या संस्कृत प्रेमी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि वो है रुद्रदामन, जो है उज्जैन शासक है रुद्रदामन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और है, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो है वो जारी किया। और इसके पहले के सभी अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में रचित थे, लेकिन ये जो गिरनार अभिलेख लिखा था वो संस्कृत भाषा में लिखा था। तो उज्जैन जो शासक है ये रुद्रदामन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रखेंगे आप इसको संस्कृत के लिए। ठीक है, संस्कृत प्रेमी रहता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें पूरा वो संस्कृत ने उसका प्रथम अभिलेख है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं जैसा लग रहा है। देखिए इसमें कितना पॉइंट है हम लोग को जो याद रखने के लायक है। सबसे पहले इंडो जो ग्रीक जो वंश है खत्म हो गया, उसके बाद शक वंश है। शक वंश में याद रखना है क्या क्या, दो चार पॉइंट बस याद रखना है। जो शक शासक हैं मध्य एशिया से आए हैं, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको। उसके बाद से ये जो शक शासक हैं वो 5 शाखाओं में बटे हुए हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है कि 5 शाखाओं में बटे हुए, नहीं तो अचानक से पता चला कि शक शासक के अंतर्गत तक्षशिला का एंजेलिस शासक के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो आप सोचते रहेंगे। तो जो शक वंश है ना वो 5 भागों में विभाजित है अपने देश में, अलग अलग क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो शक वंश है मध्य एशिया के निवासी थे, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो तक्षशिला का जो एंजेलिस सेज है वो जो है वो भारतीय देवी लक्ष्मी का अपने जो सिक्का है ना उस पे वो एक तरीके से अंकित करवा के चलाता है। तो ये अंकित कराने वाला ये इसको याद रखना है, तक्षशिला का ये जो शासक है। दूसरा पॉइंट हो गया। शक वंश के अंतर्गत और क्या याद रखना है, देखिए मथुरा का जो शासक है, मथुरा का ये जो शासक है ना, ये शासक जो है विक्रमादित्य की एक तरीके से उपाधि धारण करता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से आता है नासिक। नासिक का जो शासक है नहपान, नहपान के अंतर्गत जो है ये एक तरीके से क्या है कि गौतमी सातकर्णी के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है। फिर गौतमी सातकर्णी क्या, ये गौतम गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो अपने सिक्के पर उसका चित्र बनवाता है, अपना चित्र बनवाता है और उस सिक्के को चलाता है अपने जीत के एक तरीके से उसको याद रखने के लिए। तो वो जो है जोगल थम्बी से वहाँ सिक्के प्राप्त हुए, वहाँ से उसका जानकारी मिलता है। तो जोगल थम्बी से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इस तरीके से आप तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, या फिर नासिक का जो शक शासक कौन है, नहपान है। ठीक है, लास्ट में हम लोग उज्जैन देख रहे थे, तो उज्जैन में हम लोग देख रहे हैं कि रुद्रजामन, ये मतलब ये चौथा 5 पॉइंट मान लो, 5 पॉइंट आपको याद रखना है बस। शक आप मतलब बार बार दोहरा सकते हैं, इतना ही याद रखना, एकदम आपको इजी तरीके से करके बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो उज्जैन का जो शक शासक है वो कौन है, सबसे प्रतापी शासक जो है कौन है, रुद्रदामन। ये जो है ये संस्कृत प्रेमी है। इसका जूनागढ़ अभिलेख जो कि पूरा संस्कृत भाषा में आपको दिखेगा, इसके लिए बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहला वंश। ठीक है, देखिए अगर सच में वीडियो आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो तो नहीं है, मतलब ये जो हमारा जो एक तरीके से जो सीक्वेंस में जो क्लास चल रहा है ना वो वीडियो, मतलब क्या है कि यहाँ पे अच्छा लगना नहीं है, अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, तो उससे समझ में आ जाए। कम से कम लाइक कर दीजिएगा अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो, अगर आपको सही तरीके से इजी वे से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो अगर कमेंट करके आप बताएंगे कि कुछ सुधार करना है तो वो भी मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग देख रहे हैं पहला वंश।
पहलव वंश के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बस। नहीं, देखिए देखिए, ये मध्य एशिया से ये भी आए हैं, इसको भी याद रखना है, मध्य एशिया से ये भी आए हैं, मतलब लगभग उसी क्षेत्र के हैं ये लोग। ठीक है, तो पहलव वंश यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक याद रखे थे उसको उसको आपको याद है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इश्क के पहलवान कुछ नहीं करते, कौन कहते हैं? ये मौर्योत्तर काल के लोग, ये पहलव वंश है। पहलव वंश में ये लोग भी मध्य एशिया से आए हैं। इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बस याद रखना है, और मतलब अगर एक पॉइंट भी याद रखेंगे ना तो भी बहुत है इसके लिए। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ क्यों। देखिए, पहलव वंश जो है ना, पहलव वंश में आपको ये याद रख सकते हैं, शासनकाल में जो है ईसाई धर्म प्रचारक है ये सेंट थॉमस, ये इस समय भारत आता है, और ये सबसे प्रथम जो व्यक्ति है यही है जो कि ईसाई धर्म को लेकर के आता है हमारे भारत में। फिर यहाँ पे भारत में धीरे धीरे करके ईसाई धर्म फैलता है। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासन काल में आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहलव शासन काल में आता है, ये पहलव वंश। ठीक है, भारत में इस वंश का प्रथम शासक जो है वो मिथ्रीटेडस। ठीक है, मिथ्रीटेडस है ये। मिथ्रीटेडस जो था ये पहला शासक था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें था ये गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस जो है ये इनका एक तरीके से महत्वपूर्ण शासक था, और ये जो राजधानी अपना बनाता है, तक्षशिला को अपना ये राजधानी बनाता है। और ये पहलव वंश के बारे में जो जानकारी है ना वो तख्त तख्ते बही अभिलेख, ये पेशावर से मिला है, यहाँ से इनके बारे में पता चलता है। तो इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना है आपको कि पहला वंश में जो है वो ईसाई धर्म प्रचारक जो है सेंट थॉमस, भारत पहली बार वही भारत आता है, वहाँ से वो ईसाई धर्म का प्रचार करने का शुरुआत करता है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि मौर्योत्तर, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस एक चैप्टर में ना आपके लिए एक छोटा सा बस टॉपिक भी अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो बस आप उसी को पढ़िए। जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि हम लोग इसको पढ़ते आए हैं ना अभी, मैं आपको किसी में 4 पॉइंट किसी में 5 पॉइंट बताऊं याद रखने के लिए। क्योंकि ये जो कुषाण वंश है ना, ये हम लोग जो पूरा चैप्टर जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल में विदेशियों का आक्रमण। तो ये जो पूरा चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत केवल 10% जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कुषाण। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको ये कुषाण का हम लोग जो पढ़ेंगे ये कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। जो कनिष्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट है व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप सोचिए कि एग्जामिनर भी अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन लेना चाहेगा तो वो ये जो व्यक्ति है कनिष्क जो है इसके बारे में वो ज़्यादा सोचने के लिए प्रभावित होगा। इसलिए प्रश्न देखें कि ये ऐसे ऐसे चैप्टर से या ऐसा जो टॉपिक है उससे ज़्यादा बनता है। और हमारे इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे जो कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान उसी पे चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना हो जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम लोग अभी कुषाण वंश अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुषाण वंश में हम लोग देखेंगे कि जो कनिष्क है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए कुषाण के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं इसको याद रखना है, ये खुजुल कडफिसेस। ठीक है, कडफिसेस, खुजुल कडफिसेस को याद रखेंगे, ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, खुजुल कडफिसेस ये जो है कुषाण वंश के संस्थापक हैं पहला। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा है वो है कनिष्क। कनिष्क के बारे में याद रखना है। और ये जो कनिष्क है ये अपना जो राजधानी है पुरुषपुर या फिर पेशावर को अपना राजधानी बनाता है। तो पेशावर को उस समय पुरुषपुर कहते थे। ठीक है, ये सब पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे याद हो गया। और कुषाणों की यहाँ पे दूसरा भी राजधानी था, वो था मथुरा। एक तो ये पुरुषपुर और एक है यहाँ पे मथुरा। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किस शासकों की राजधानी थी?
या फिर कुषाण शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, या तो पेशावर रहेगा या तो वहाँ मथुरा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे जो कनिष्क है, कनिष्क के बारे में ही हम लोग यहाँ पे कुषाण जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कनिष्क ने 78 ईस्वी में ये क्या है, गद्दी पर बैठता है, और उसी समय यहाँ पे एक और संवत चलाता है। ये जो संवत है ना, यही हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है ना, हम लोग भी संवत देखे होंगे संवत कैलेंडर में। वो जो प्रचलन है ना, ये कनिष्क के द्वारा ही है। ये जो कनिष्क का यहाँ पे ये 78 ईस्वी में ये जो गद्दी पर बैठता है, उसके बाद ही संवत चलाता है, यानी कि एक अपना डेट अलग से। तो वही जो है ये शक संवत कहलाता है। तो ये जो शक संवत है, यही हम लोगों का भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो कनिष्क का ये एक तरीके से देन मान लीजिए। ठीक है, कनिष्क के बारे में, कनिष्क का ये जो टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा और कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये। मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे अनुसार से कि अगर आप मौर्योत्तर चैप्टर जो है, मौर्योत्तर काल में जो विदेशियों का आक्रमण, अगर इसमें केवल केवल ये जो टॉपिक है ना कनिष्क के बारे में, अगर केवल इतना ही आप भी याद रख लेते ना बहुत अच्छे से, एकदम कंफर्म 100%, तो भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि कनिष्क का जो काल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला इसमें याद रखने के लिए यहाँ पे ये मान चलो, दूसरा, पहला तो मैं उधर बता दिया आपको। क्या बताया मैं आपको पहला, यहाँ पे ये जो कुषाण वंश है उसमें वो सबसे प्रतापी जो है, यहाँ पे प्रतापी राजा जो है कनिष्क है, और इसकी जो राजधानी है पुरुषपुर। तो कुषाणों की जो राजधानी है वो क्या है, पुरुषपुर, या फिर दूसरा जो है सेकेंडरी जो राजधानी है वो है मथुरा। शक संवत का प्रचलन कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, अब इसके लिए यहाँ पे जो पॉइंट है उसको याद रखेंगे। कनिष्क के समय में ही ये चौथा बौद्ध संगति होता है। ठीक है, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया ना, कि ये इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि कौन से शासक के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो आप उसमें जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें आपको याद रखना है कि कनिष्क जो है उसी के शासन काल में ये बौद्ध संगति, ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसी समय में यहाँ पे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान जो शाखा है उसमें वो बंटवारा हुआ था। तो ये भी कनिष्क के शासन काल में है। इसलिए देखिए कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर का पूरा अगर निचोड़ निकालेंगे ना, तो कनिष्क का जो इम्पोर्टेंट है बस वही आएगा मेरे हिसाब से। देखिए अगला यहाँ पे कनिष्क के समय में मथुरा कला और गांधार कला का जन्म होता है। मथुरा कला और गांधार कला कनिष्क के समय काल से ही एक तरीके से वहीं से उसका जन्म होता है, वहीं से वो शुरुआत होता है और चलता है आगे। तब वहां से उसका शुरुआत है मथुरा कला, और ये गांधार कला जो है कनिष्क के शासन काल से। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की यहाँ पे महायान शाखा का अनुयायी होता है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो बौद्ध धर्म है आगे चल करके महायान और हीनयान में अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है जो कनिष्क है वो किसको मान रहा है, महायान शाखा को मान रहा है। तो महायान शाखा को मानने वाला जो है वो ये कनिष्क है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा को मानने वाला या अनुयायी निम्नलिखित में से कौन है। तो वो शासक का नाम याद रखेंगे, कनिष्क। कनिष्क ऑप्शन में आता है, तुरंत आपको सही आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी की गए। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है ना, शुद्ध सोना। तो उसके सिक्के जो चलाएगा वो कनिष्क के शासनकाल में चलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय जो है हिंदू कुश पर्वत के आसपास जो है ना सोने की मतलब एक तरीके से खान का उन लोगों को पता चल गया था। तो इसलिए भी यहाँ पे कनिष्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कनिष्क इस तरीके से मैनेज भी करता है, देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये कनिष्क। देखिए कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते हैं ना, विद्वान भी यहाँ पे विद्वान के कारण से भी जो कनिष्क है और कनिष्क का काल है जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कनिष्क के यहाँ पे दरबार में जो है विद्वान लोग कौन कौन से हैं। एक होता है ये पार्श्व, ठीक है, उसके बाद से वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पास ये पार्श्व, वसुमित्र, ये अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, तो ये जो है ना इन लोगों को याद रखना है। इस तरीके से पूछ देता है कि अश्वघोष, नागार्जुन, चरक निम्नलिखित में से कौन से शासक के शासन काल में से संबंधित है। ठीक है, या कौन से शासक के समकालीन हैं, तो आपको याद रखना है कनिष्क के समकालीन है। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में क्या क्या है। कनिष्क का जो राजकवि है वो अश्वघोष था। ये अश्वघोष जो है वो एक तरीके से कनिष्क के काल का ये राजकवि था। और ये बौद्ध चरित्र, यहाँ पे बौद्ध चरित्र लिखता है। यहाँ पे बौद्ध जो है ना बुद्ध धर्म, उसका एक तरीके से उनके लिए वो धर्म ग्रंथ है। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया ये बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको याद रखना है अश्वघोष। अश्वघोष किसका समकालीन है, कौन से शासक का समकालीन है, तो कुषाण शासक के समकालीन है या फिर कनिष्क के समकालीन है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें नागार्जुन जो है। नागार्जुन यहाँ पे एक बौद्ध आचार्य है और ये जो है शून्यवाद का, शून्यवाद जो दर्शन है ये प्रतिपादन करते हैं शून्यवाद का। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे नागार्जुन को। नागार्जुन किसके समकालीन है, कनिष्क के। ठीक है, या फिर कौन से वंश के समकालीन है, तो कुषाण वंश। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने यहाँ पे महाविभाषा शास्त्र, ठीक है, महाविभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की इन्होंने भी रचना की। चरक भी इन्हीं के शासनकाल में थे। ठीक है, तो चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे ये, और इन्होंने चरक संहिता नामक ये चिकित्सा ग्रंथ की रचना की है। तो देख रहे हैं इनके जो दरबार में कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इस तरीके से जो है कनिष्क इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से अभी ये जो रेशम मार्ग जो है ना ये भी कनिष्क से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो रेशम मार्ग होता है हम लोग अभी भी करंट में भी ये सब फैला हुआ है। देखेंगे कि जो हम लोग का जो इंडिया का मैप है, मैप का पूरा नीचे जो समुद्र एरिया है, ऊपर पूरा पर्वत एरिया है, दोनों तरफ से रेशम मार्ग। ठीक है, ईरान का ये पूरा इधर जो क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र जो है अपना, ये भारत से लेकर के इधर ईरान, अफगानिस्तान, इधर जितना भी चले जाते हैं तान वाले क्षेत्र में ना, उधर से क्या है इनका व्यापार चलता था। चीनियों का व्यापार चलता था उधर। तो यहाँ पे ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि कनिष्क का भी अपना बहुत बड़ा व्यापार है। तो वो क्या है उसके मसाले का व्यापार है, चाहे और कुछ भी व्यापार है, तो वो इन सब से व्यापार कर रहा है। लेकिन जब चीनी लोग जो है रेशम मार्ग यानी कि एक तरीके से रेशम को बेचना उनके मार्केट में। ठीक है, ये जितने भी यूनानी ये सब लोग जो हैं उन लोगों के मार्केट में ये लोग बेचना अपना मार्केट शुरू करते हैं। तो कनिष्क का मार्केट एक तरीके से दब जाता है। तो कनिष्क को यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन होता है। तो जो कनिष्क शासन है ना वो रेशम मार्ग पे अपना एक तरीके से टैक्स टैक्स लेना वहां से शुरू कर देता है कनिष्क। तो जो टैक्स लेने वाला प्रथम जो एक तरीके से शासक है कौन था, इस तरीके से जो संबंधित है रेशम मार्ग में, तो आपको याद रखना है कनिष्क रहता है। तो यहाँ पे जो रेशम मार्ग जो है ना, रेशम मार्ग का भी जो पूरा कहानी है वो भी कनिष्क से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं ये बता रहा था कि जो कनिष्क जो है ना, का जो शासन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ये जो है कनिष्क के बारे में हर चीज़ कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बस लास्ट हो गया है कनिष्क का। ये जो रेशम मार्ग है यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद से कनिष्क के मृत्यु के बाद से जो उसके एक तरीके से बाकी लोग जो रहते हैं उतना खास उत्तराधिकारी के योग्य नहीं रहते हैं। यहाँ पे ये जो कुषाण वंश है इसका जो अंतिम वंश जो है वो
वासुदेव रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे करके जो एक तरीके से कनिष्क का शासन काल है वो धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है, और इस तरीके से कमजोर होते होते जो सभी सामंत है अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में बट करके अपना शासन चलाने लगते हैं। फिर इस तरीके से धीरे से फिर उभरता है इन लोगों के बाद से गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। तो जो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा पूरा गुप्त साम्राज्य के बारे में उसमें हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं, आप अच्छे से एक बार जरूर कमेंट अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको रियल में पूरा हेल्पफुल लगा है ये जो चैप्टर है वो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा और लंबा तो वीडियो हो ही गया होगा, 2 मिनट और रुकेंगे बस, और हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पढ़े हैं अगर ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न कैसा है, प्रश्न किस तरीके से इस चैप्टर में बना है, तो हम लोग फिर पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पतंजलि। एक बस मैं प्रश्न पढ़ूं और आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना माइंड में। अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है पाणिनि, सी है नागार्जुन और डी है चरक, ठीक है। अगला प्रश्न है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ठीक है, आरआरबी ये टीसी में है यहाँ पे 2006 में। देखिए ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है समुद्रगुप्त। प्रश्न में एनालिसिस करेंगे कौन से व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके शासन काल से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर के अंतर्गत कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एरिया कौन सा है, ये आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, यहाँ पे महान रेशम मार्ग ये किसने आरंभ कराया था? ये कराया, ठीक है। ये एसएससी 1999, 2001, 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है अशोक, सी है हर्ष और डी है फाहियान, ठीक है। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? आरआरबी 2005 में पूछा गया, बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, बी है भारत में, सी है बांग्लादेश में और डी है बर्मा में। तो आपको याद रखना है तक्षशिला यहाँ पे विश्वविद्यालय का अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं शायद बीच में, है ना, फिर भी आप इसका ऑप्शन खोज करके देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये एसएससी 2001, 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कुषाण और ये बी है इंडो बैक्टीरियन, सी है शक, डी है गुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, ये ऑप्शन ए है कम्बम ये बाणभट्ट अश्वघोष, बी है नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, सी है अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, डी है कालिदास कंबन और वसुमित्र। देखिए अगला प्रश्न है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पटना, बी है पाटलिपुत्र, सी है पेशावर और डी है पंजाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? यूपीपीसीएस 2016। ऑप्शन ए है यवन राजा मिनांडर के द्वारा, बी शक राजा रुद्रदामन के द्वारा, सी है पार्थव राजा ये गोंदो फर्निस के द्वारा और डी है कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। तो देख रहे हैं जो हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, जो पढ़े हैं, उससे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से रिलेट करते हुए प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से इसको ध्यान भी रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट है ये बस, ठीक है, थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है शक,
सी है कुषाण और डी है गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ? पूरा क्लियर करके आपको दे रहा 78 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरआरबी 2005, एएसएम 2005, जेपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है समुद्रगुप्त, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं ना? ईमानदारी से भले आप अगर कमेंट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने अंदर से तो पता चलता ही होगा कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ आपको समझ में आ रहा है, कहाँ आप नहीं समझ रहे हैं। तो आप ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और अच्छे से आपको याद होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी? यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पुरुषपुर, बी है बनारस, सी है इलाहाबाद, डी है सारनाथ। देखिए लास्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है ये कुजुल कैटफिशिस, बी है विम कैटफिशस, सी है कनिष्क और डी है वशिष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है मौर्योत्तर साम्राज्य के अंतर्गत जो विदेशी आक्रमण है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर में अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से आप नोट्स बनाने में आपको हेल्पफुल है, टॉपिक अच्छे समझ में आया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे चल कर के थोड़ा मोटिवेशन के साथ फिर अगला चैप्टर लेकर के आऊँ मैं। ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।